Class Earth. Today we will discuss history chapter number 5, crafts and industries in the colonial period. Before industrial revolution began in England, East India Company bought spices, textiles and other goods from India and exported them to England and European countries, making enormous profit. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी स्पाइसेस यानी मसाले, टेक्सटाइल्स कपड़े और अदर गुड्स जो थे वो इंडिया से ले जाते थे इंग्लैंड, और वहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ को ये भेजते थे, सेल करते थे, बहुत सारा प्रॉफिट लाभ अर्न करते थे. अपार्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड स्टार्टेड फ्लडिंग द इंडियन मार्केट्स. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद मशीन मेड्स जो कपड़े थे वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुए और इंडियन मार्केट में आने शुरू हो गए. हाउ डिड द इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री फेस द ट्रेमेंडस चैलेंज. कैसे भारतीय कपड़े और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये हम अब पढ़ेंगे. एक्सीलेंस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. इंडियन टेक्सटाइल्स स्पेशली कॉर्न टेक्सटाइल्स हैड बीन फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया के जो कपड़े थे, कॉटन के कपड़े विशेषकर, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस थे, यानी सूती कपड़े. देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्सीलेंट डिज़ाइन मेड देम हाईली पॉपुलर ऑल ओवर द एशिया. ये अच्छी क्वालिटी के कपड़े, अच्छी डिज़ाइन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे. द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू सोल्ड देम ऑल ओवर यूरोप where they were much in demand among the elite upper classes. यानी कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज यानी अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी ये इसको पूरे यूरोप में बेचती थी, और पूरे यूरोप में जो अपर क्लास थे, जो उच्च क्लास के थे, जो हाई क्लास थे, उनमें इन कपड़ों की बहुत डिमांड थी. भारतीय जो है ये जो कपड़े होते थे. यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट saw the fine cotton textile from India with Arab merchants in place called Mosul in Iraq. यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे, अर्थात जो ब्रिटेन के व्यापारी थे, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने सबसे पहले बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा जो था ये इंडिया से, फ्रॉम इंडिया विद अरब मर्चेंट्स इन, इंडिया से ये जो है अरब मर्चेंट से ले गए, जिसको कि मौसल इराक में कहा जाता था. सो दिस क्लॉथ बिगेन टू बी कॉल्ड मुस्लिन, और इसीलिए इस क्लास को मुस्लिन कहा जाता था. मुस्लिन फ्रॉम इंडिया बिकेम वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स फाइन टेक्सचर. मुस्लिन जो इंडिया से का कपड़ा था पूरे वर्ल्ड में आया और ये अपनी टेक्सचर के कारण बहुत फेमस हुआ. प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया वाज कॉल्ड चिंड्स एंड दे वर मच इन डिमांड बाय ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स. इंडिया के जो प्रिंट किए हुए कॉटन क्लॉथ थे, प्रिंट किए हुए सूती कपड़े थे, ये इसको चिंड कहा जाता था, और इसकी ब्रिटिश के जो बहुत उच्च क्लास का समाज था उसमें बहुत पॉपुलर था. द वर्ड चिंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंड्स मीनिंग ए क्लॉथ विद डिजाइंस ऑफ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावर्स. जो चिंड्स वर्ड है ये हिंदी वर्ड चिंड से निकला है. इसका मतलब कि ऐसा कपड़ा जो कि बहुत ही कलरफुल है, रंग बिरंगा है, और छोटे छोटे डिजाइन भी उसमें पड़ी हुई है. नेक्स्ट हेडिंग, डोमिनेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. कैसे इंडियन टेक्सटाइल भारतीय कपड़ों की मार्केट को दबा दिया गया, गिरा दिया गया, नुकसान पहुंचाया गया. इंडियन टेक्सटाइल डोमिनेटेड द वर्ल्ड मार्केट टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी. भारतीय कपड़ों ने पूरे वर्ल्ड मार्केट को 18th सेंचुरी तक यहां पर बनाए रखा था. प्रोड्यूसर्स ऑफ वूल एंड सिल्क इन इंग्लैंड स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स. और जो प्रोटेस्टर्स थे उल और सिल्क को इंग्लैंड में, उन्होंने काफ़ी इसको भारतीय कपड़ों की मार्केट से आयात किया था, यानी भारतीय कपड़ों की मार्केट से मंगाया था. द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू प्रोटेक्ट देयर लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बाय बैनिंग द यूज ऑफ चिंड्स और प्रिंट कॉटन फ्रॉम इंडिया. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपनी लोकल कपड़े की मार्केट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
अपने लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए इंडिया के जो कपड़े थे चिंड्स और प्रिंट कॉटन, ये इंडिया से मंगाए जाते थे, इसको बैन कर दिया। बट स्टिल द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वर ग्रेट डिमांड ड्यू टू दियर फाइन डिजाइनिंग सुपीरियर क्वालिटी। लेकिन इंडिया के जो कॉटन के कपड़े थे उनकी बहुत अधिक डिमांड थी, कारण इनकी डिजाइन और इनकी सुपीरियर क्वालिटी। ए सेवियर ब्लो टू इंडियन टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट हेडिंग, विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय जेम्स वाट, रिचर्ड आर्कराइट brought about a revolution a cotton textile production by inventing water frame spring frame in the England। स्टीम इंजन के इन्वेंशन जो कि जेम्स वाट और रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, इससे कॉटन टेक्सटाइल में एक नई मशीन आई जिसको कि स्प्रिंग फ्रेम या वाटर फ्रेम भी कहा जाता है। इंग्लैंड में ये बनाई गई थी। कॉटन क्लॉथ कुड बी नाउ वोवन एट मच फास्टर पेस इन द ह्यूज क्वालिटी। अब कॉटन के कपड़े बहुत जल्दी और बहुत अच्छी क्वालिटी के बिने जा सकते थे क्योंकि मशीन आ चुकी थी जेम्स वाट और रिचर्ड आर्कराइट के बनाने के कारण इंग्लैंड में। द इंटायर वीविंग प्रोसेस वॉज ऑल्सो मच चीपर। अब पूरी कपड़े को बनाने की जो प्रोसेस थी बहुत ही सस्ती थी इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड ने ही ये मशीन बनाई थी। नाउ द हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया हैड टू कॉम्पीट विद मशीन मेड ब्रिटिश टेक्सटाइल विच वर चीपर एंड प्रोड्यूस्ड इन वास्ट क्वांटिटी। जो अब जो थे हाथ के बने हुए कपड़े इंडिया के थे, इसको मशीन से बने हुए, ब्रिटिश के मशीन से बने हुए कपड़ों से बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ता था, क्योंकि ये जो कपड़े थे ब्रिटिश के मशीन के बने हुए बहुत सस्ते थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के। तो अब जो है ब्रिटिश के जो कपड़े होते थे कॉटन के, वो मशीन मेड थे, और मशीन मेड कपड़े होने के कारण से इंडिया के हाथ से बुने हुए कॉटन के कपड़े, ये जो है बहुत कंपटीशन को झेलना पड़ रहा था ब्रिटिश के मशीन मेड कपड़ों के कारण। मोर ओवर व्हेन इंडियन टेक्सटाइल वर imported to Britain, a very heavy custom duty was imposed to create unfavorable condition for Indian textile goods। अब इंडिया के जो कपड़े थे जो ब्रिटेन में जाते थे, उसके लिए ब्रिटेन ने बहुत हैवी टैक्स लगा दिया था, जिसके कारण कि इंडिया के कपड़े बहुत महंगे पड़ते थे वहाँ। द रिजल्ट वाज काटास्ट्रोफिक। अब रिजल्ट बहुत ही खराब हो गया। ब्रिटिश मशीन मेड कॉटन टेक्सटाइल capture the market of Europe, America and Africa and displacing the traditional domination of Indian cotton textile industry। इसका नतीजा क्या हुआ? ब्रिटिश के अंग्रेजों के द्वारा मशीन से बने हुए कॉटन के कपड़ों की डिमांड पूरे यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका में हो गई और इंडिया के कपड़ों की डिमांड बहुत तेजी से गिर गई। नेक्स्ट हेडिंग, रूइन ऑफ द इंडियन वीवर्स। भारतीय जुलाहों की या भारतीय बिनने वालों की बर्बादी। फर्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल, क्या रीजन था ऐसा? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ चीपर गुड्स। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब मशीन से बने हुए कपड़े आ जाने से अब जो है कपड़े सस्ते हो गए। इंडियन वीवर्स वर वर्स्ट अफेक्टेड लॉट इन इंडिया। इंडिया के हाथ से बुनने वाले जो जुलाहे थे, इनके कपड़ों की डिमांड कम हो गई। थाउजेंड्स ऑफ वीवर वर थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हजारों की संख्या में कपड़े बुनने वालों की जो है रोजगार चला गया, नौकरी चली गई। द वर्स्ट अफेक्टेड वर द वीवर्स ऑफ बंगाल। यही नतीजा बंगाल के जुलाहों के साथ हुआ, कपड़े बुनने वालों के साथ हुआ। Second point, by the middle of 19th century, machine-made cotton cloth of Britain captured Indian markets। 19th सेंचुरी के मिडिल आते आते मशीन मेड जो क्लॉथ थे ब्रिटेन के, उन्होंने पूरी इंडिया की मार्केट को कैप्चर कर लिया, यानी हाथ से बनाए हुए कपड़ों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, क्योंकि मशीन से बनाए हुए कपड़े बहुत ही सस्ते पड़ते थे और ब्रिटेन के बने हुए थे। इंडिया में तो हाथ से बनाए हुए ही कपड़े होते थे। इंडियन वीवर्स एंड स्पिनर्स लॉस्ट देयर लाइवलीहुड एंड वर रूइंड। इंडिया के जो कपड़े बुनने वाले थे, इनकी जीविका संकट में पड़ गई, ये बर्बाद हो गए। Third point, these craftsmen were forced to leave their industrial professions। ये जो क्राफ्ट्समैन थे, कपड़े बुनने वाले थे, इनकी जो पैतृक व्यवसाय था वो चला गया, छोड़ना पड़ा इनको।
Many became agricultural laborers. कई तो इसमें खेती का काम करने लगे. Some migrated to the cities for work while some others joined the cotton mills that came up in Bombay, Nagpur, Kanpur, etc. इसमें से तो कई ने अपने शहरों को छोड़कर दूसरे काम की तलाश में या कॉटन मिल्स में चले गए जो कि बॉम्बे, नागपुर और कानपुर में थी. Some of them also went out to work in plantation in अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. कुछ तो इसमें से नौकरी या जॉब के चक्कर में अफ्रीका के प्लांटेशन और साउथ अमेरिका में चले गए. ruins ऑफ इंडियन वीवर्स वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ इंडिया. और इंडिया के वीवर्स की बर्बादी जो थी ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी इंडिया के लिए थी. Next heading, rise of the new cotton mills. The machine age in India began when cotton and jute mills and coal mining industries were started in 19th century. मशीन का जो समय था इस समय में जूट मिल भी आ गई, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट हो चुकी थी. Many cotton mills were established by पारसी गुजराती बिजनेसमैन एंड स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम बॉम्बे. इंडिया में भी कई फैक्ट्रियां लगाई गई जो कि पारसी और गुजराती बिजनेसमैन के द्वारा इंडिया में बॉम्बे में लगाई गई. द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल्स वाज स्टार्टेड इन बॉम्बे इन 1853 एंड द फर्स्ट जूट मिल इन बंगाल इन 1855. इंडिया में पहली टेक्सटाइल मिल जो लगाई गई वो बॉम्बे में 1853 में लगाई गई. फर्स्ट जूट मिल जो लगाई गई बंगाल में 1855 में लगाई गई. However, the Indian owned cotton mills faced many problems. इंडिया की कॉटन मिल्स को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा. They found it difficult to compete with the cheap textile imported from Britain. इनको बहुत सारा कंपटीशन का सामना करना पड़ता था ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से. The British government gave no protection to the local industries. ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने जो है इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया था. Apart from cotton textile, other Indian-owned industries like iron, steel, paper, and mats, etc. also got no support or protection from British. कॉटन टेक्सटाइल के अतिरिक्त दूसरी और भी जो इंडस्ट्रीज थी उनको भी अंग्रेजों के द्वारा कोई सपोर्ट नहीं मिला, जिसमें कि कई फैक्ट्रियां थी आयरन, स्टील, पेपर, मैस. ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इन इंडिया गॉट फेवरेबल बैंक लोन्स एंड रेलवे फ्रेट चार्जेस. जो ब्रिटिश के व्यापारी थे या पूंजीवादी थे इनको बैंक से लोन बहुत आसानी से मिल जाता था, रेलवे का किराया सस्ता हो जाता था. इंडियन कैपिटलिस्ट ऑन अदर हैंड हैड टू टेक लोन एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. इंडिया के जो व्यापारी थे या फैक्ट्री मालिक थे इनको बहुत हाई रेट पे लोन मिलता था, इसमें इंटरेस्ट इनको बहुत देना पड़ता था. इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट आल्सो हैड ए पे हायर रेलवे फ्रेट चार्जेस एज कंपेयर टू ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट. जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट थे इनको बहुत रेलवे का किराया बहुत ज़्यादा देना पड़ता था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की अपेक्षा. डिक्लाइन ऑफ वुड्स स्टील ए ट्रेजिक सागा. ऑल ओवर साउथ इंडिया ए हाई क्वालिटी स्टील कॉर्ड्स वुड्स वाज प्रोड्यूस्ड. साउथ इंडिया में बहुत हाई क्वालिटी का स्टील होता था जो जिसका नाम था वुड्स. स्वार्ड्स मेड आउट ऑफ द वुड स्टील हैड ए वेरी हार्ड एंड शार्प एज. स्वार्ड यानी तलवार जो बनाई जाती थी इसी स्टील वुड्स स्टील से बनाई जाती थी जो कि बहुत हार्ड होती थी और बहुत शार्प यानी तेज था. द टेक्निक of making this steel by mixing iron with charcoal was marvel and showed the expertise of Indian steel manufacturers. इस टेक्निक की स्टील और आयरन के साथ मिक्स करके चारकोल मिला करके बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टील बनाया जाता था. However, this excellent steel and swords and armor making industries associated with its collapsed when India was conquered by British and machine-made iron and steel began to be imported into India. लेकिन ये जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में आने पर इस मार्केट को कोलैप्स कर दिया गया और भारत की स्टील इंडस्ट्री को लगभग बर्बाद कर दिया गया. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. नेक्स्ट हेडिंग. इन इंडिया फर्नेस वर बिल्ड इन विलेज एंड आयरन स्मेल्टिंग वाज एक्सट्रीमली कॉमन. इंडिया में जो आयरन स्मेल्टिंग के लिए भट्ठियाँ लगाई जाती थीं और इन भट्ठियाँ भारतीय गांव में लगाई जाती थी जिससे कि आयरन स्मेल्टिंग यानी कि लोहे को पिघलाया जाता था. बट फेस्ड बाय मशीन प्रोड्यूस्ड आयरन फ्रॉम ब्रिटेन दीज फर्नेस वाज वर नो लॉन्गर इन यूज एंड वर वेरी ऑफन एबंडेंट. बट फेस्ड बाय मशीन प्रोड्यूस. लेकिन जो मशीन से आयरन को तैयार किया जाता था ब्रिटेन में ये फैक्ट्रियाँ उनका सामना नहीं कर पाती थीं और कभी कभी तो बहुत नुकसान हो जाता था, नष्ट हो जाती थी.
दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ये एक एग्जाम्पल था राइज ऑफ आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज इन इंडिया। नेक्स्ट हेडिंग, जमशेदजी टाटा वाज द पायनियर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम जमशेदजी टाटा ने किया था, जो कि सबसे बड़े देशभक्त माने जाते थे। टाटा वाज ए विजनरी हु थॉट ऑफ इस्टेब्लिशिंग एन आयरन एंड स्टील फैक्ट्री इन इंडिया। टाटा ने इंडिया में आयरन और स्टील फैक्ट्री लगाई। फाइनली टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री वाज इस्टेब्लिश इन 1907 और उसके बाद टाटा के द्वारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री 1907 में लगाई गई। Thus emerged the industrial township of जमशेदपुर, और ये सबसे पहले जो लगी जमशेदपुर में लगी। द कंपनी began producing steel in 1912। कंपनी ने स्टील प्रोडक्शन का काम 1912 में शुरू किया। When the First World War broke out in 1914, Britain had to turn to steel produced in Tata Iron and Steel Company or TISCO to construct the railway। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में ब्रिटिश ने इंडिया में टाटा और स्टील फैक्ट्री टिस्को लगाई रेलवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। दिस वाज बिकॉज स्टील प्रोड्यूस इन ब्रिटेन वाज टेकन अप इन यूज टू मीट द डिमांड्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये कारण ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटिश के द्वारा स्टील प्रोडक्शन का काम इसलिए शुरू हुआ क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ग्रेजुअली स्टील फ्रॉम टिस्को वाज आल्सो यूज टू प्रोड्यूस वार मटेरियल्स, और इस समय में टिस्को को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को इस समय वार मटेरियल्स अर्थात युद्ध के सामान भी बनाने पड़े। नो डाउट फर्स्ट वर्ल्ड वार गेव ए ग्रेट बूस्ट टू इंडियन स्टील फैक्ट्री। इसका नतीजा क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में इंडियन स्टील फैक्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, यानी ऊंचाइयों पर पहुंच गई। दस both in case of cotton textile and iron industry, British rule led to the ruin of indigenous industries। कॉटन टेक्सटाइल और आयरन इंडस्ट्री, इसके द्वारा ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ रूल किया, इन्होंने भारतीय स्वदेशी व्यापार को बर्बाद कर दिया। द रूइन ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल एंड आयरन इंडस्ट्रीज लेड टू एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल और आयरन इंडस्ट्रीज के बर्बाद होने से बड़ी भयंकर अत्यधिक गरीबी यहाँ के लोगों को सामना करना पड़ा। The status of poverty of people was due to the serious of famine which took place frequently। और पावर्टी यानी गरीबी में एक बहुत बड़ा योगदान अकाल का भी पड़ा, जो कि अकाल यहाँ पर पड़ा जिसके कारण ये हुआ। अदर इंडिकेटर्स ऑफ इंडियाज पॉवर्टी वाज वेरी लो पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री। दूसरे और भी कुछ कारण थे जिससे इंडिया में गरीबी आई। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे बहुत कम हो गई थी। सिमिलरली द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियन वाज वेरी लो, और इसके कारण जीवन की प्रत्याशा मनुष्य की इंडिया में काफ़ी कम हो गई थी। चैप्टर ये कंप्लीट हुआ आपका। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक